लेक्चर नंबर हमारा 21 है। तो लास्ट टाइम जो है वो हमने शायद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा हो। कारनोट इंजन की कैलकुलेट की थी एफिशिएंसी, ठीक है, उससे आगे नहीं थे गए अभी हम। आज हमने जो वो इक्वलेंस देखनी है कि ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं कैल्विन और प्लांक की, जो क्लाजियस कैल्विन और क्लाजियस स्टेटमेंट, ये कैसे आपस में है। वैसे ये एक ही स्टेटमेंट है लेकिन हम इसको डिफरेंट तरीक़ों से डिस्क्राइब करते हैं। तो आप इनको एक ही जगह पर इकट्ठा करके भी देख सकते हैं। तो वो हमने अभी आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि इक्विवेलेंस ऑफ कैल्विन एंड क्लाजियस स्टेटमेंट। इनमें जो इक्वलेंस है कि यानी कि ये किस तरह एक दूसरे के बराबर हैं। अब पहली बात ये है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स जो एक दूसरे के बराबर हैं, इक्वल हैं। अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर। दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अगर हम इनको प्रूव करने के लिए ये सपोज करें कि जो कैल्विन स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, तो अगर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है तो फिर इसका मतलब है कि हम हीट इंजन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऐसा हीट इंजन कि जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, अगर हम ये सपोज कर लें, ठीक है, कि अगर कैल्विन स्टेटमेंट रॉन्ग है तो फिर इसका मतलब है कि हम ऐसा हीट इंजन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि जिसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% है। तो इसको ये प्रूव करने के लिए कि ये दोनों बराबर हैं तो हमने एक स्टेटमेंट को लिया कि वो रॉन्ग है। तो इसका मतलब है कि जितनी हीट इंजन अब्जॉर्ब करेगा HTR से, वो सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट कर देगा, यूजफुल वर्क में, और कोई भी हीट जो है वो नहीं जाएगी, ठीक है। अब ये पहला स्टेटमेंट। दूसरी है कि जो रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, इस वर्क की मदद से, ये जो वर्क डन आपका, यानी कि जितनी आपने हीट ली वो सारी हीट लेकर आप कन्वर्ट कर दें किसके अंदर, यूजफुल वर्क में, और उस यूजफुल वर्क की मदद से आप हीट पंप को ऑपरेट करें। हीट पंप मीन रेफ्रिजरेटर, ठीक है, यानी कि वो वर्क डन आप क्या किस पर कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर के ऊपर। क्योंकि आपको पता है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि जो एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी के एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या होता है कि हीट जो है वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ जाती है। तो अगर हमने पहली स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दिया, रॉन्ग करने के बाद हमने ऐसा हीट इंजन बना लिया कि जो सारी की सारी हीट को यूजफुल वर्क के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और वो जो हीट है या वो जो वर्क डन है उसको हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हीट पंप या रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए। ठीक होगी बात। अच्छा, अब इससे कर, तो इसमें जो रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन है ये क्या हो जाएंगे, ये सेल्फ ऑपरेटिंग मशीन या सेल्फ ऑपरेटिंग जो है आपके पास सिस्टम्स हो जाएंगे, खुद से ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, खुद से ही हो रहा है सारा कुछ, अपने आप से, करने की जरूरत नहीं पड़ रही, खुद से ही वो हीट इंजन भी जो है उसको भी कोई LTR में नहीं वो दे रहा। तो एक दफा आपने हीट इंजन चला दिया तो उसके बाद फिर वो बंद तो नहीं होगा भाई। फ्यूवल उसके अंदर एक दफा चला दिया आपने, उसने कंज्यूम किया एक दफा फ्यूवल को, ठीक है, उसके बाद वो चलता ही रहा, उसको आगे से मजीद फ्यूवल की जरूरत
ही नहीं है, उसको आगे से मजीद फ्यूल की ही ज़रूरत नहीं है। उसके वर्क डन से आपने रेफ्रिजरेटर चलाया, अब एक दफ़ा आपने रेफ्रिजरेटर चला दिया तो उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या सिस्टम हो जाएंगे? सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाए। तो ये तो बड़ा मज़े की चीज़ हो जाएगी अगर ये सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाए। ठीक है ना, आपको पेट्रोल की ज़रूरत, 137 रुपये का पेट्रोल हो गया, बहुत महंगा हो गया, उसकी ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा पेट्रोल डलवाया, 1 लीटर इंजन चलाया आपने, चलता रहा। बिजली बहुत महंगी है, एक दफ़ा उससे आपने हीट पंप को चलाया तो वो चलता रहा। ठीक है ना। लेकिन ये हम आइडियल सिचुएशन को अज्यूम कर रहे हैं, इस तरह होता नहीं है। ठीक है, हमने कहा कि अगर हम एक स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दें तो फिर हमारे पास ये वाली सिचुएशन जो है वो डेवलप हो जाएगी। यानी कि अगर एक स्टेटमेंट रॉन्ग होगी तो दूसरी भी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है ना। दूसरी भी क्या कहती है, दूसरी क्लाजियस स्टेटमेंट क्या, क्लाजियस स्टेटमेंट ये कहते हैं कि भाई एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी के ऊपर हीट फ्लो कर सकती है लो से हाई की तरफ। कोई एक्सटर्नल एनर्जी दोगे तो ऐसा होगा, अगर एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दोगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो अगर आपने कैल्विन को रॉन्ग किया तो फिर क्लाजियस भी रॉन्ग हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स इक्वल हैं ईच अदर के, तो अगर एक को रॉन्ग करेंगे तो फिर दूसरी भी रॉन्ग हो जाएगी। ये मतलब है इस बात का। ठीक है, तो सपोज दैट we say according to Calvin statement suppose we say that Calvin statement is wrong. It means that the heat engine takes heat from HTR and completely converts it into useful work done without rejecting heat to LTR. This work done is used to operate the heat pump. तो ये वाली जो है ये किस लिए इस्तेमाल होगी, हीट पंप को ऑपरेट करने के लिए। सो हीट पंप and heat engine become self operating systems. तो ये क्या बन जाएंगे, ये सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं ये बन जाएंगे, यानी कि खुद से ही ये वर्क करना शुरू कर देंगे। एक दफ़ा बस चलाया उसके बाद मज़ीद आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। अब ये सारा कुछ क्या है, इज इट पॉसिबल? दिस इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि अगर एक स्टेटमेंट रॉन्ग है तो फिर दूसरी स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। ठीक है,
So if one statement is wrong, then the other statement will also be wrong. यहां से एक दफा तो हमें पता लग गया इनकी इक्वलेंस का, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो इक्वलेंट हैं, ठीक है। हेंस द बोथ स्टेटमेंट्स आर इक्वलेंट। इसका मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो इक्वलेंट हैं, एक जैसी हैं। एक को गलत करोगे तो दूसरी भी गलत हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही हैं। नाक के ऊपर करो इसको, जिसको नीच आ रही है उसको नाक के ऊपर करके नीच मारे, या ऐसे रख लेते हैं हाथ बिल्कुल आगे, आपने मास्क नहीं ना पहना हुआ, ऐसे रख के मारें ताकि जो वेपर्स हैं वो एयर के अंदर ना जाए। जो कोरोना वायरस होता है ना वो ज़रा भारी वायरस होता है, ठीक है। वो एयर के अंदर जाता है लेकिन कुछ देर के बाद नीचे गिर जाता है, ठीक है, फॉल डाउन कर जाता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि आप मास्क पहन कर रखें, ठीक है, ताकि अगर आपको किसी को नीच आ रही है, किसी को ये हो रहा है, तो उसने मास्क पहना होगा ना वो, तो जब मारेगा ना नीच तो उसके मास्क के अंदर ही रह जाएगी, दूसरे को नहीं लगेगी। अब आपको तो चलो लगा हुआ है, आपने तो मरना ही है, साथ दूसरा जो है, ठीक है, उसको मरने से अगर आप बचा लें तो ये सदका जारी है, ठीक है ना। अच्छा, खैर, हैंस बोथ स्टेटमेंट्स आर इक्वलेंट। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये इक्वलेंट है। अच्छा, अब यही जो चीज़ है इसी की बेस पर जो सादी कारनॉट है, जिसने ये कहा था जी कि मेरे हीट इंजन से बढ़ के और कोई हीट इंजन नहीं हो सकता, उसने एक इन दो स्टेटमेंट्स को, उसने जब देखा इन दो स्टेटमेंट्स, उसने कहा कि ये तो एक को गलत करो तो दूसरी भी गलत हो जाती है। तो उसने इसकी बेस के ऊपर एक थ्योरम कंस्ट्रक्ट किया जिसको उसने नाम दिया कारनॉट थ्योरम का। एक्चुअली कारनॉट थ्योरम भी उसकी पब्लिसिटी ही थी कि भाई उसके इंजन से बढ़कर और भी कोई इंजन जो है वो एफिशिएंट नहीं हो सकता। और आज तक हम कारनॉट के इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट इंजन जो है वो बना भी नहीं सके अभी तक, ठीक है। कोशिश चल रही है कि कोई ऐसा इंजन बन जाए कि जो कम से कम धुआं छोड़ता हो, यानी कि हम ये चाहते हैं कि फ्यूल क्या है, फ्यूल एनर्जी है। सारी दुनिया किस काम पे लगी हुई है, टू सेव द एनर्जी, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल है, लेकिन हमें उसको तरीके भी नहीं आते उसको कन्वर्ट करने के अपने यूजफुल वर्क में। और दूसरा मसला ये है कि जिस एनर्जी को हम यूज़ कर रहे हैं, जिन रिसोर्सेज को हम यूज़ कर रहे हैं, वो हम इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि हम उन रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं। देखें ना आपने, हमने क्या किया, हमने सुई गैस जला 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 के हमने अन्नी डाल दी। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है कि जहाँ पर अंधेर मचा हुआ था, ठीक है जी, सुई गैस चल रही है जनाब। एक बंदा नहाने के लिए गया, अंदर गीज़र उसने चलाया, उसने कहा मैंने तो 2 घंटे बाहर निकलना ही नहीं, पाकिस्तान की पूरी गैस जो है वो ख़त्म करके बाहर निकलूँगा, ठीक है। अब क्या हाल हो गया, कभी आप ईरान से ले रहे हैं, एनर्जी का रिसोर्स था ना, आपने एनर्जी का रिसोर्स क्या किया, बाहर के ममालिक में ऐसे नहीं वसूली गैस, वहाँ पर तो बड़ी कीमती है, ठीक है। आपने एक एनर्जी का रिसोर्स था आपके पास, आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया उसको इस्तेमाल कर करके। अब क्या हुआ है, अब आपको एलपीजी गैस यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है, लिक्विड। अब वो देखेंगे वो कितनी महंगी है और ये गैस, उसका कंपैरिजन कर लिया, ठीक है। उसका भी आप सिलेंडर लेने जाएं 20 किलो का जो होता था वो 2400 रुपये का आपको मिलेगा, ठीक है। वो कितनी एक्सपेंसिव क्या है,
आप हमने रिसोर्स की, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, हम जिस सिर्फ पाकिस्तानी लोगों के, पूरी दुनिया के अंदर हमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे, हमने उन रिसोर्सेज को बेदरेग अपने इस्तेमाल के लिए किया यूज़। और हमने ये नहीं सोचा कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो कहाँ से रिसोर्सेज एनर्जी के लेंगी। ठीक है, अब पेट्रोल जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब कितने जहाज बन गए, गाड़ियाँ बन गई, ये वो सब। अब मसला पड़ रहा है जी कि अगर पेट्रोल जो है उसके ज़खायर ख़त्म हो गए तो आप किस तरह ये व्हीकल चलाएंगे? फिर आप घोड़ों पे आ जाएंगे, घोड़े गधों के ऊपर, खच्चरों के ऊपर आप सफ़र किया करेंगे। यही होगा ना, पेट्रोल से चलती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी बनाने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। अब ये सारे एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, और इन एनर्जी के रिसोर्सेज जो जितने दुनिया के अंदर साइंसदान हैं वो इसी काम पर लगे हुए हैं कि हम इस एनर्जी को किसी तरह से सेव करें। ठीक है, अब आपने सुना होगा जी इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक गाड़ी, अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ क्यों इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं जी? वो 60 किलोमीटर तक जो होती है वो गाड़ी इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, उसके बाद 60 के बाद जो है वो पेट्रोल पे कन्वर्ट होती है, यानी कि 60 तक तो चलो आपका पेट्रोल जो है वो बच गया। ठीक है, अभी चाइना ने ऐसी भी गाड़ी बनाई है कि जो टोटली इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलती है। फिर ये भी कोशिश की गई कि सोलर एनर्जी के ऊपर भी जो है वो चीज़ें चलें, लेकिन अभी हमें ये इनकी कन्वर्जन नहीं आती सही तरह। ठीक है, इतनी ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल है, इतनी ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल है कायनात के अंदर। अब ये जो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना, एक्चुअली ये क्या है? ये लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम आपको ये ही बता रहे हैं कि भाई आपने एनर्जी को इस्तेमाल किस तरह करना है। ठीक है, कौन सी एनर्जी? सिर्फ एक एनर्जी, हीट एनर्जी। थर्मोडायनामिक्स क्या? थर्मल, थर्मल से है, सिर्फ हीट एनर्जी को इस्तेमाल करने के तरीके हैं। अब इस दुनिया के अंदर तो कोई एक एनर्जी तो नहीं है ना, सिर्फ हीट एनर्जी, और बहुत सारी एनर्जीज हैं। ठीक है, खैर, तो बात वो आगे दूसरी तरफ निकल गई है थोड़ी सी। कार्नाट ने एक थ्योरम डेवलप किया, वो हमने आगे स्टार्ट। उसने कहा कि मेरा जो इंजन है इससे ज़्यादा कोई अच्छा इंजन नहीं हो सकता। कार्नाट थ्योरम। तो जो कार्नाट हीट इंजन था, इसकी बेसिस के ऊपर कार्नाट ने एक थ्योरम जो है वो डेवलप किया, जिसको हम कार्नाट थ्योरम कहते हैं। और इस थ्योरम के दो पार्ट्स थे। ठीक है जी, इस थ्योरम के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में वो कहता है कि जो एफिशिएंसी है हीट इंजन की, वो कोई भी जो हीट इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी लेस देन होती है कार्नाट हीट इंजन के, जब वो दो वर्किंग टेम्परेचर रिजर्वायर्स में काम कर रहा होता है। दो टेम्परेचर रिजर्वायर के दरमियान, कौन सा? एक HTR, एक LTR। तो कहता है कोई भी हीट इंजन और जो है इस कार्नाट के अलावा, उसकी कार्नाट से ही हमेशा कम होती है एफिशिएंसी। दूसरा उसने कहा कि जितने भी रिवर्सिबल हीट इंजन हैं उनकी सेम एफिशिएंसी होती है वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर रिजर्वायर्स, सेम एफिशिएंसी। उसने कहा जितने भी हीट इंजन होते हैं, अब उसका हीट इंजन आइडियल है, रिवर्सिबल हीट इंजन है ना, तो रिवर्सिबल हीट इंजन क्या है? आइडियल हीट इंजन है उसका। तो वो कह रहा है ये जितने आइडियल हीट इंजन है, ये जब दो टेम्परेचर रिजर्वायर्स के दरमियान में काम कर रहे होते हैं तो इन सब आइडियल की एक ही एफिशिएंसी होती है। अब जो रियल हीट इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी तो सेम नहीं ना होती है। आप देखो ना, आप जो डीजल इंजन है उसकी 35 से 45 होती है, पेट्रोल इंजन जो है उसकी 25 से 35 होती है, तो डिफरेंट है। गैस इंजन की जो है वो इससे भी कम होती है, तो डिफरेंट है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, जो कार्नाट इंजन है ना, जितने कार्नाट इंजन है आइडियल हीट इंजन हैं, उन सब की एफिशिएंसी दो टेम्परेचर रिजर्वायर्स के दरमियान में सेम होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो ऑन दी basis of Carnot heat engine, Carnot developed a theorem which is
known as Carnot theorem, and it has two parts. Number one, the efficiency of any heat engine is always less than the efficiency of Carnot heat engine working between two temperature reservoirs. ठीक है जी। ये कभी भी चेंज हमेशा लेस होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। दूसरा था कि ऑल रिवर्सिबल heat engines have same efficiency working between same temperature reservoirs. ठीक है जी, सेम होगी उनकी रिवर्सेबल को। ये जो आप कार्नोट इंजन पढ़ते हैं ये रिवर्सेबल हीट इंजन होता है। ये दो स्टेटमेंट्स हैं इसकी, तो ये दो स्टेटमेंट भी है, एक ही है ये स्टेटमेंट, मतलब इसका एक ही है इन दोनों का भी। अब इसका प्रूफ हमने देखना है कि ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं इनको हम किस तरह प्रूफ करके देख सकते हैं। तो प्रूफ देखते हैं इसका। सपोज करेंगे हमारे पास एक हीट इंजन बी है जिसकी एफिशिएंसी ग्रेटर है एक रिवर्सिबल हीट इंजन ए से। ठीक है, सपोज वी हैव ए हीट इंजन B whose efficiency is greater than the reversible heat engine A. जिसकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा है रिवर्सिबल हीट इंजन ए से। तो हीट इंजन बी क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा हीट को HTR से और रिजेक्ट कर देगा किसको, LTR को। ये मैं पहले ज़रा एक फिगर बनाता हूँ। ये मिटा दूँ ये वाला। अच्छा, आप देखें कि अगर यहाँ पर ये LTR है और इधर
HTR है, ठीक है। ये इंजन बी है, ये वर्क डन कर रहा है, ये इंजन ए है, ये इसका HTR है, ये इसका LTR है। अच्छा, अब जो इंजन बी है वो HTR से हीट ऑब्जॉर्व करेगा और रिजेक्ट करेगा किसको? LTR को, और वो LTR जो है आगे से हीट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये Q हीट इस तरफ जाएगी। द इंजन बी absorbs heat from HTR and rejects to LTR। अब यहाँ पर हम ये सपोज कर रहे हैं कि जो हीट इंजन बी है इसकी एफिशिएंसी ग्रेटर देन है रिवर्सिबल हीट इंजन ए से, ठीक है। एफिशिएंसी बी इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ए, ठीक है। द एफिशिएंसी of B is greater than the efficiency of reversible heat engine A, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी हम सपोज कर रहे हैं कि वो ज़्यादा है। अब इंजन ए ऑब्जर्व करेगा रिजेक्टेड हीट फ्रॉम LTR, ये फीड रिजेक्ट हो रही है LTR से, ठीक है। तो द इंजन ए ऑब्जॉर्ब्स रिजेक्टेड हीट फ्रॉम LTR। इंजन ए जो है वो ऑब्जर्व करेगा रिजेक्टेड हीट को LTR से। देखें ना, यहाँ से ये हीट रिजेक्ट हुई थी ना इधर, अब ये जो हीट रिजेक्ट हो रही है ये किधर जा रही है? इंजन ए की तरफ जा रही है। तो इंजन ए इसको ऑब्जर्व करेगा एंड बाय द एक्सटर्नल वर्क डन, और जो एक्सटर्नल वर्क डन है, ठीक है, ऑफ इंजन बी, ये इंजन बी है ना, ये क्या कर रहा है? एक्सटर्नल वर्क डन कर रहा है किसके ऊपर? इंजन ए के ऊपर। वहां से रिजेक्ट हुई हीट LTR से हीट ले रहा है, ठीक है। So the heat is rejected to HTR। तो इसका मतलब है कि ये जो इंजन ए है ये क्या चीज़ है? ये हीट इंजन है कि हीट पंप है? ये हीट पंप है, ठीक है। सो इंजन ए is working as a heat pump। तो इंजन ए जो है वो हीट पंप के तौर पर काम कर रहा है। तो जो एफिशिएंसी है इंजन बी की
इंजन बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, नीटा बी W1/Q। W1 का ये वर्क डन है बाय द इंजन। ये जो इंजन वर्क डन कर रहा है ये वो वाला वर्क डन है। अच्छा, अब अगर हम ये सपोज करें कि जो इंजन हीट इंजन ए है वो एक इररिवर्सिबल हीट इंजन है। अभी तक हमने ये सपोज किया कि वो क्या है, वो रिवर्सिबल हीट इंजन है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये सपोज रिवर्सिबल आपने किया तो ये सारी सिचुएशन जो है वो बन रही है, ठीक है। तो अगर हम ये सपोज करें, if we suppose that heat engine A is irreversible इंजन, अगर हम ये सपोज करें कि ये एक इरिवर्सिबल इंजन है तो ये क्या करेगा, इट विल एब्जॉर्ब हीट क्यू फ्रॉम HTR, इट विल अब्जॉर्ब क्यू हीट फ्रॉम HTR, ये क्यू हीट HTR से एब्जॉर्ब करेगा and do the useful work done. The remaining heat is rejected to HTR, और रिमेनिंग हीट जो है वो रिजेक्ट कर देगा किसको, सॉरी LTR को, गलत लिखो HTR से तो D है, LTR को रिजेक्ट कर देगा। ये कब, जब आपने ये सपोज किया कि ये क्या है, इरिवर्सिबल है। तो जो एफिशिएंसी है हीट इंजन ए की, नीटा ए, ये हमारे पास किसके बराबर होगी, W/Q के। अब हमें ये पता है कि जो नीटा बी है ये ग्रेटर देन नीटा ए है, ठीक है। ये आपने शुरू में सपोज किया था कि जो हीट इंजन बी है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है हीट इंजन ए से। तो W1/Q इज ग्रेटर दैन W/Q, ये W1 ही आपने निकाल दी है, W1/B की जो है। तो यहाँ से Q से काट गया तो W1 ग्रेटर दैन W है। यहाँ पर अगर मैं माइनस लगा दूँ तो माइनस W लेस देन माइनस W1 आ जाएगा। तो सॉरी W1 लेस देन माइनस W आ जाएगा, और ये आ जाएगा Q माइनस W1 लेस देन Q माइनस W। तो जो इररिवर्सिबल हीट इंजन बी है, ये जो बी था एक्चुअली ये कौन सा हीट इंजन था, इररिवर्सिबल, ठीक है। सो द एफिशिएंसी ऑफ irreversible heat engine B can never be greater than the efficiency of A। तो वो कभी भी उसकी एफिशिएंसी ए से ज़्यादा
नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई ऐसा हीट इंजन नहीं हो सकता कि जो कंप्लीटली हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर दे यूजफुल वर्क डन में। यहां से तो यही पता लग रहा है, ठीक है, इस थ्योरम से। बात वही है, कान को चाहे उधर से पकड़ लें चाहे उधर से पकड़ लें, बात उधर की उधर ही आ रही है बार बार, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो दो स्टेटमेंट हैं वही बार बार आपको आ रही है कि हम ये मुख्तलिफ तरीकों से प्रूव करके बता रहे हैं, दलील दे रहे हैं ना, प्रूफ दे रहे हैं उसका। तो अगर बोथ ए और बी जो है, सपोज बोथ ए एंड बी, दोनों जो ए और बी हैं और रिवर्सिबल हीट इंजन्स, अगर वो रिवर्सिबल हीट इंजन्स हों तो फिर जो एफिशिएंसी है बी की, द एफिशिएंसी ऑफ बी इज ग्रेटर देन द एफिशिएंसी ऑफ ए। लेकिन अकॉर्डिंग टू कार्नाट थ्योरम नीटा बी कैन नेवर बी ग्रेटर देन नीटा ए, ठीक है। ईटा बी जो है वो कभी भी ईटा ए से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों इंजन्स क्या है, रिवर्सिबल हैं और सेम दो टेम्परेचर के दरमियान वर्क कर रहे हैं, ठीक है। बोथ इंजन्स आर रिवर्सिबल एंड वर्किंग between same temperatures। सेकंड स्टेटमेंट क्या थी? पहली स्टेटमेंट तो ये थी कि एफिशिएंसी, वो तो हम पहले ही कर चुके हैं प्रूव उसको, कि भाई कार्नाट इंजन से और ज्यादा कोई इंजन एफिशिएंट नहीं हो सकता। दूसरी स्टेटमेंट ये उसने दी थी कि भाई जो एफिशिएंसी है, ठीक है, हमारे पास जो रिवर्सिबल हीट इंजन्स हैं उनकी सेम होती है, सेम टेम्परेचर के दरमियान। तो ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। हमने इस थ्योरम में क्या किया है, एक को लिया इरिवर्सिबल और एक को रिवर्सिबल, फिर हमने क्या किया, एफिशिएंसी ऑफ बी इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ ए है, तब बी की एफिशिएंसी ए से ज्यादा है। लेकिन अगर दोनों रिवर्सिबल है तो फिर एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ बी, ठीक है। यही थ्योरम है उसका, ठीक है। ये अब हमने कर लिया। अब नेक्स्ट फिर हम देखेंगे थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल जो है अगले लेक्चर के अंदर।